हेलो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम उसी लेक्चर नंबर 3 के एक दूसरे पार्ट के डेरिवेशन को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान से देखते हैं कैसे करना है और आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, डाइपोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया था अभी पिछले लेक्चर्स में। अब हम देखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है, लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट अपोजिट साइन। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम करने वाले हैं ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब हम समझेंगे अभी ऑफ अ डाइपोल, या फिर हम इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब कि इस तरीके से, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसमें एक्सियल पोजीशन पढ़ा था, जिसमें कि उस पॉइंट के आगे बनता था। इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन है, जो कि इक्वल एंगल्स की वजह से बनने वाली पोजीशन पे निकालने वाले हैं। तो समझते हैं, पहले इसकी फिगर समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। हमने लिया एक डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है, जिसमें सेम मैग्नीट्यूड होता है पर डिफरेंट चार्जेस होते हैं। एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है। हमने इस डाइपोल की जो टोटल लेंथ पढ़ी थी वो कितनी होती है, 2L। लेकिन अगर मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया O, और O से मैं अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट देख रही हूँ P, इस O से अगर मैं इस पॉइंट को हाफ कर दूंगी, मतलब O क्योंकि मिड पॉइंट है तो ऑफकोर्स सी बात है हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा L। इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B। तो AP का डिस्टेंस निकालूं पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या निकल जाएगा, √r² + L²। क्यों, ये पूरा R है, ये पूरा L है, तो पाइथागोरस क्या लगेगा, √r² + L²। सिमिलरली BP का डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, √r² + L²। अब बात करते हैं जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो ध्यान से देखो, नेगेटिव है, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ एंटर करती हैं। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ एंटर करती हैं, तो इस पॉइंट P पे नेगेटिव की वजह से अंदर जाएगी, तो EB अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा। पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इस पॉइंट P से इलेक्ट्रिक लाइंस A की वजह से बाहर की तरफ निकलेंगी, तो ये बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो अब हम जब EA का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो कितना निकलेगा, 1/4πε0 Q/AP²। फॉर्मूला याद होना चाहिए, E का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो r² मतलब AP², इतना डिस्टेंस AP², तो ले लिया AP²। AP की वैल्यू है √r² + L²। स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1/4πε0 Q/r² + L²। सिमिलरली अगर मैं EB निकालना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज केप्ट एट पॉइंट B, क्या निकलेगा, 1/4πε0 Q/BP²। BP की वैल्यू भी वही है, √r² + L²। अंडर से स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा Q/√r² + L²। अब ध्यान से देखो, दोनों EA और EB सेम है ना, मैग्नीट्यूड एकदम सेम है। तो हमने क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ EA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EB, सो वी हैव टू रिजॉल्व EA एंड EB। अब हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, आपको याद होगा 11th में हम ये चीज करते थे कि जब भी अगर दो क्वांटिटी सेम आ जाती थी तो हमको उनको रिजॉल्व करना पड़ता था उनके रिस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में, ताकि हमको एक डायरेक्शन मिल सके। अभी देखो, दो डायरेक्शन मिल रही है, इसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली इस पॉइंट P पे किस तरफ डायरेक्टेड होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। दो कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ये चीज समझ जाएंगे तो फिर समझ लीजिए कि ये पूरा हमारा डेरिवेशन हो जाएगा आसानी से। मैंने फिर से डाइपोल बनाया, ये आपको फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि आप उसी में करोगे तो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी। क्या किया, डाइपोल बनाया, -Q + Q, एक मिड पॉइंट बनाया O से P तक का जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस बना दिया है R, O, और यहाँ पे मान लीजिए ये है B और यहाँ पर है A, तो OB है L, OA है L, एंड ये तो आपको पता निकाला था, AP √r² + L², BP √r² + L²। क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रही हैं, तो मतलब जो ये पॉइंट P है ये इस A और B से एंगल थीटा बना रहा है। ये जो पॉइंट P है ये A और B से एंगल थीटा बना रहा है, एक तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें दो एंगल या दो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो जब मैंने देखा यहां से डायरेक्शंस की बात करूं, तो माइनस चार्ज की वजह से EB की फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड थी और प्लस चार्ज की वजह से EA की फील्ड बाहर की तरफ डायरेक्टेड थी। मैंने यहाँ पे बनाया थीटा, और मैंने यहाँ से क्या किया है, अब ध्यान से देखना ये वाला काम। मैंने यहाँ पे थीटा बनाया और मैंने एक ये लाइन बनाई है जो इस बेस के एकदम पैरेलल है। AP के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई है क्योंकि मेरे को यहीं से अपनी डायरेक्शन मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, मान लो इस टाइम पे कुछ नहीं है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये सब कुछ नहीं है अभी ऊपर की साइड, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो एंगल ये जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। और मैंने
ये जो EA और EB के बीच में जो ये लाइन बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि ये इसके एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करती है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये थीटा, ये भी थीटा। अब हमने ये चीज पढ़ी है कि जिस लाइन के साथ थीटा होता है उसको कॉस का कॉम्पोनेंट मिलता है, 11th क्लास में पढ़ा था हमने। तो अगर मैं EA को रिजोल्व करूं तो EA कॉस थीटा, इधर से EB को रिजोल्व करूं तो EB कॉस थीटा। जिस लाइन को नहीं मिलता हमारा थीटा उसको हम देते हैं साइन। तो ये वाली लाइन जिस पे थीटा नहीं है उसको मैंने दे दिया EA साइन थीटा, क्योंकि EA है इधर और इधर EB है तो EB साइन थीटा। अब EA साइन थीटा और EB साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एंगल दोनों का सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हम कैंसिल करते हैं। EA कॉस थीटा और EB कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी वजह से ही हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। अब हमने इनको इस तरीके से जब रिजॉल्व कर दिया तो यहां से मैं पहले एक कैलकुलेशन कर ले रही हूँ, कॉस थीटा भी आगे काम आएगा। तो कॉस थीटा अगर मैं इस ट्राइंगल से निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? L, हाइपोटेन्यूज है √r² + L²। जब ये चीज समझ में आ गई तो अब देखते हैं क्या किया हमने देखा यहाँ पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आ रही है EA cos थीटा और EB cos थीटा की। समझ गए थे? अब हमें पता है EA का मैग्नीट्यूड EB के बराबर है, तो EA cos थीटा + EA cos थीटा लिख दो, या EB cos थीटा + EB cos थीटा लिख दो। क्या आ जाएगा? 2EA cos थीटा। EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है तो फॉर्मूला सेम रहने वाला है, चाहे EA लिखे हम चाहे EB लिखे हम। तो 1/4πε0 Q/r² + L² अंडर रूट कैंसिल हो चुका था। और यहां से हमने कॉस थीटा की वैल्यू रख दी है। कॉस थीटा की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली थी। क्या निकाली थी? L/√r² + L²। रखते हैं यहाँ पर। नीचे देखिए ये दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों का बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। ये है 1, ये है 1/2, तो 1 + 1/2 कितना बन जाएगा? 3/2। आपको पता होगा A⁻m × A⁻n। अगर बेस सेम होते हैं, दोनों प्रोडक्ट में होता है तो बेस सेम रहता है, पावर्स एड अप हो जाती हैं। प्रॉपर्टी है। तो क्या बना है? 1/4πε0। ये 2 अंदर आ गया। 2 क्यों आया था पता है ना? EA + EA मतलब 1 + 1 क्या बन गया? 2। तो ये इस तरीके से आया। तो इस 2 को मैंने इसके साथ अंदर दे दिया Q × 2L और नीचे बन गया r² + L² की पावर 3/2। अब यहां से क्या किया आपको पता होगा? Q × 2L क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q × 2L की जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया P, और यहाँ क्या बचा? r² + L² की पावर 3/2। एक अजम्पशन हम लेने वाले हैं कि R जो है वो हमारा L से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब जो हमारा ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर है और इसकी वजह से जो हमारी डाइपोल लेंथ है वो हमें बहुत कम नजर आ रही है। तो मैं ये मान सकती हूँ कि अगर ये इतना ज्यादा बड़ा है तो r² + L² की जगह सीधा r² लिख दूं, या आप ये मान लो कि L हमारा 0 हो गया, ये भी मान सकते हैं। तो अगर L 0 हो गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो r² की पावर 3/2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? r³। ये हमारे पास क्या आया? E इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन 1/4πε0 P/r³। ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ हमारा डाइपोल मोमेंट। ध्यान से देखो अब डायरेक्शन कैसे पता लगेगी। हमने बोला था EA साइन थीटा को तो EB साइन थीटा कैंसिल कर चुका है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन नहीं आई। हमने इस EA और EB को ही तो रिजोल्व किया था इस वाली लाइन पे, तो इसका मतलब जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस लाइन की वजह से आएगी और इस लाइन पे ही आएगी। तो मतलब हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड है? इस तरफ डायरेक्टेड है। और डाइपोल मोमेंट किधर होता है? डाइपोल मोमेंट आपको याद होगा -Q से +Q की तरफ होता है, -Q से +Q की तरफ। तो अगर डाइपोल मोमेंट इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसका मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? दोनों अपोजिट हैं, मतलब उनके बीच में थीटा कितना रहा होगा? 180 डिग्री। आई होप इतना समझ में आया आपको। बहुत ज्यादा आसान है बट डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के नजरिए से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड्स में आता है, रिपीट हो जाता है 2 या 3 नंबर के लिए। एक रिलेशन इसका होता है जो MCQ के लिए पूछा जाता है कि E इक्वेटोरियल और E एक्सियल में क्या रिलेशन बनेगा। तो आपके पास, आपने पिछला लेक्चर अगर देखा होगा तो आपके पास E एक्सियल का फॉर्मूला है, E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है। दोनों को इक्वल रखना और देखना क्या बन रहा है। और अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि क्या बन रहा होगा तो आप जरूर एक बार कमेंट करें, और अगर नहीं आएगा, खैर आएगा तो जरूर ही, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे और सब चीजें क्या कैसे करनी है, बोर्ड से रिलेटेड क्या सब इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।